मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। बच्चों, आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। ऑब्जर्वेशन मेथड मनोविज्ञान की सबसे दूसरी विधि है। सन 1913 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहारवाद का विज्ञान है जिसका अध्ययन अंतर्निरीक्षण नहीं होकर ऑब्जर्वेशन मेथड के द्वारा हुआ है। तभी से ऑब्जर्वेशन विधि का जन्म हुआ और आज भी यह विधि मनोविज्ञान के अध्ययनों का एक प्रमुख विधि बना हुआ है। इस विधि का अध्ययन करता प्राणी या जीव के व्यवहारों का निष्पक्ष भाव से परीक्षण या ऑब्जर्वेशन करता है। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है। इसका विश्लेषण कर वह प्राणी को व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऑब्जर्वेशन वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहार को अवलोकन वह अलग अलग परिस्थिति में करता है। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी का या जीव का व्यवहार का अवलोकन एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि का ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहा गया है। अध्ययनकर्ताओं के दोनों तरह के व्यवहार, जैसे इंटरनल या एक्सटर्नल बिहेवियर का इसमें मीन्स, जैसे एक्सटर्नल बिहेवियर को हम देखेंगे तो दौड़ना, रोना, खेलना, या फिर इंटरनल बिहेवियर को देखेंगे जैसे रक्तचाप में परिवर्तन, हृदय की धड़कन में परिवर्तन, ये सब हम ऑब्जर्व करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव मेथड का है, इसकी दो विशेषता है। जैसे परीक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। यदि हम कहेंगे, दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि परीक्षक जो है किसी उद्देश्य से प्राणी का व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए परीक्षण करता है। अब परीक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों के संबंधित या वेरिएबल के बीच पारस्परिक संबंधों को पता लगाना होता है। परीक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सहभागी परीक्षण, दूसरा होता है असहभागी और तीसरा होता है स्वाभाविक परीक्षण। अब सहभागी परीक्षण की यदि बात किया जाए कि सहभागी परीक्षण क्या है, तो सहभागी परीक्षण की जब वह परीक्षण है कि इस विधि में परीक्षक उन व्यवहारों में हाथ बटाते हुए परीक्षण करते हैं जिसका उन्हें अध्ययन करना होता है। यह परीक्षक भी लोगों के काम को उसकी साथ मिलकर करते हैं तथा उसके व्यवहार को परीक्षण भी करते हैं। जैसे उद्योग का किसी भी व्यवसाय में यदि कार्यरत श्रमिक है और उस पर हम यदि परीक्षण किया जाए तो वो इंसान उस फैक्ट्री में या लेबर के साथ काम करना पड़ता है। खुद उसकी समस्या से अवगत होने के लिए वो खुद उस जगह पे लेबर से मिलते हैं या उसके साथ मिलकर काम करते हैं। अब उसी तरह से हम अस्वाभाविक परीक्षण, यह है कि परीक्षण को इस विधि में परीक्षक व्यक्ति के उन व्यवहारों के हाथ नहीं बटाता है जिनका उसे परीक्षण करना होता है। परीक्षक दूर से ही व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन करता है। जैसे नैदानिक या शैक्षिक या सामाजिक या औद्योगिक परिस्थिति में
व्यक्तियों का व्यवहार का परीक्षण प्राय इन विधि के द्वारा किया जाता है। अब तीसरा है कि स्वाभाविक परीक्षण। अब स्वाभाविक परीक्षण, जब परीक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं को व्यवहार के अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो वह इस तरह के परीक्षण को हम स्वाभाविक परीक्षण कहा जाता है या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनोवैज्ञानिक प्राय बंदर, मधुमक्खी या चींटी आदि के व्यवहार को उनके स्वाभाविक रूप में रहने के स्थान में जाकर अध्ययन करते हैं। प्राय ऐसे पशु में वे आक्रामकता या प्यार या सामाजिक संगठन जैसे व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इस तरह के ऑब्जर्वेशन का उपयोग कभी कभी मानव शिशु के कुछ व्यवहारों के अध्ययन में भी किया जाता है। इस तरह के परीक्षण का मुख्य विशेषता यह है कि प्राणी के व्यवहार का अध्ययन उसमें बिना किसी फेरबदल या जोड़ तोड़ के ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि एक अध्ययनकर्ता यदि 6 या 7 साल के बच्चा खेलते समय किन किन बातों के या किन किन तरह का व्यवहार को वह करता है, इसके अध्ययन व वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि से करना चाहता है। इसके लिए वह 6-7 साल के बच्चों के छोटा समूह लेगा और उन्हें उसके सामने कुछ खिलौना भी दे देगा। अध्ययनकर्ता चाहे वह बच्चे के साथ स्वयं भी खेल सकता है या साथ ही साथ उसके व्यवहार को ऑब्जर्वेशन में थोड़ा उसके साथ वह रह सकता है। परंतु ऐसा करने से इस बात की अधिक उम्मीद बढ़ जाती है कि बच्चे अपना स्वाभाविक व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन कर दें। यदि छिपकर ही यदि ऑब्जर्वेशन करना अच्छा होगा। स्वयं कहीं ऐसे जगह पर छिप जाएगा जहां वह सभी बच्चों का व्यवहार को देख सके, लेकिन कोई भी बच्चा उसे देख नहीं पाए। खिलौना से खेलते समय बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार दिखा सकते हैं और कुछ बच्चा हंसेगा, कुछ रोएगा, कुछ चुपचाप बैठा रहेगा। इस तरह से हम इस व्यवहार को हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। उसके बाद है कि या हम इसी को ऑब्जर्वेशन मेथड कहेंगे। उसके बाद है कि इस व्यवहार को ऑब्जर्वेशन मेथड के कुछ मेरिट्स या डिमेरिट्स भी हैं, जिसमें हम यदि मेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला मेरिट इसमें यह है कि इस विधि में ऑब्जेक्टिव तथा जो अव्यक्तित्व होता है, इसमें यह निष्कर्ष पर काफी विश्वसनीयता या वैलिड होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में जोर जोर से बोल रहा है और उसकी आंखें थोड़ा चेहरा या लाल है या उसका परीक्षण कर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वो व्यक्ति क्रोधित है। इस तरह से स्पष्ट है कि इस विधि में जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं वह वस्तुनिष्ठ एवं अव्यक्तित्व होता है। इससे व्यक्ति को सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। अब इस विधि से मनोविज्ञान का अध्ययन का क्षेत्र जो है काफी विस्तृत कर दिया गया है। अंतरिक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ जो है वयस्क व्यक्ति पर ही किया जाता था। मनोविज्ञान में सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता था, परंतु ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग छोटे बच्चे या पागल या अपाहिज शिशु आदि पर भी आसानी से किया जाता है। और तीसरा इसमें है गुण है कि इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहार का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। और चूंकि परीक्षण विधि में सांख्यिकीय विश्लेषण
संभव है तथा साथ ही साथ इसके द्वारा कई व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है। इसे प्राप्त परिणाम को हम सम्मानीकरण अन्य दूसरे व्यक्तियों के लिए भी काफी दृष्टा से किया जाता है। अब हम इस विधि का कुछ दोष के बारे में बताते हैं कि इस विधि के गुण के साथ साथ कुछ दोष भी पाए जाते हैं। दोष में प्राय देखा गया है कि परीक्षण करते समय परीक्षक की अपनी पूर्वाग्रह, जो मनोवृत्ति आदि का भी प्रभाव इसके परीक्षण पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परीक्षण द्वारा किया गया जो ऑब्जेक्टिव न होकर सब्जेक्टिव हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष जो है बहुत अधिक वैलिड नहीं रह जाता है। दूसरा है कि इस विधि में प्राणी व्यवहार के परीक्षण करके उसके मानसिक क्रियाओं के बारे में भी जानने की कोशिश की जाती है, परंतु यह विधि हमेशा सफलता या परीक्षक को नहीं भी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं कि गांव में अभी भी जब दो स्त्रियां एक दूसरे से काफी देर तक या मिलता जुलता है तो खुशी प्रकट करने के लिए रोती है। कोई भी परीक्षक रोने से व्यवहार को ऑब्जर्वेशन करने में इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दोनों स्त्रियां किसी कारण से दुखी है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। दोनों स्त्रियां रोकर अपनी खुशी भी प्रकट करती है। अब हम ऑब्जेक्टिव या ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमेशा मानसिक प्रक्रियाओं का सही अर्थ निकालना संभव नहीं है। इस विधि में परीक्षण स्वाभाविक एवं अनियंत्रित परिस्थिति में भी किया जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि वह ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है। इस तरह से हम ऑब्जर्वेशन मेथड आज समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट में दूसरे मेथड पर बात करेंगे। धन्यवाद।